हेलो स्टूडेंट्स, आज 11वीं क्लास में जो हमारी हॉर्नबिल बुक है, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसी हॉर्नबिल बुक में आज मैं आपको पोएम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। आज हम थर्ड पोएम को स्टडी करेंगे। पहली पोएम हमने पढ़ी थी, जो हमारी फर्स्ट पोएम थी अ फोटोग्राफ। दूसरी पोएम को हमने स्टडी करा था द लेबोनम ट्री या द टॉप ऑफ लेबोनम ट्री, और दूसरा हमने पढ़ा था यानी कि थर्ड पोएम आज हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। यानी आज की हमारी जो पोएट्री है, यानी जो हमारा हॉर्नबिल बुक में जो पोएट्री है, पोएट्री पोर्शन है, उसी पोएट्री पोर्शन में आज हमारी थर्ड पोएम का टर्न है। मैं आज आपको थर्ड पोएम की स्टडी करा रहा हूँ, और उस पोएम का नाम है बच्चों द वॉइस ऑफ द रेन। क्या नाम है पोएम का? द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस का मीन्स क्या होता है बच्चों? आवाज़, और रेन माने क्या होता है? बारिश, अर्थात बरसात की आवाज़। यानी द वॉइस ऑफ द रेन का मीन्स हुआ बरसात की आवाज़, ठीक है। इसके जो पोएट है उनका नाम है वॉल्ट विथमैन। यानी कि पोएट का नेम क्या है? वॉल्ट विथमैन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। यानी पोएम के पोएट कौन है? तो कौन है पोएम के पोएट? वॉल्ट विथमैन इज एन अमेरिकन पोएट। कौन है वो? अमेरिका के कवि हैं। यानी कि आज हम यहाँ पर अमेरिकन पोएट वॉल्ट विथमैन के द्वारा लिखी हुई कविता द वॉइस ऑफ द रेन को स्टडी करेंगे। इधर क्लियर? तो वॉइस ऑफ द रेन का मैंने आपको अभी हिंदी में शीर्षक बताया, यानी बरसात की आवाज़ या बारिश की आवाज़ या वर्षा की आवाज़। तो बरसात की आवाज़ कैसे हो सकती है? कैसे हम सोच सकते हैं? हमें लग रहा हो कि बरसात की बूंदें गिरेंगी तो उन बरसात की बूंदों की आवाज़ आती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसका थोड़ा सा चेंज है, अलग है। क्या अलग है बच्चों? यानी कवि जो है यहाँ पर, जो पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हुज नेम इज वॉल्ट विथमैन, वो बरसात से क्वेश्चन करते हैं। यानी इन दिस पोएम द पोएट आस्क्स क्वेश्चन टू द रेन। यानी कवि बरसात से प्रश्न करते हैं, और तब बरसात यानी जो रेन है उनके प्रश्न का उत्तर देती है। तो आपको क्या समझ में आया? कैसे आप लिखेंगे कि इस कविता में कवि वॉल्ट विथमैन बारिश यानी बरसात यानी रेन से प्रश्न करते हैं, और बरसात उनके प्रश्न का उत्तर देती है। इंग्लिश में समझ लीजिए, इन दिस पोएम द पोएट वॉल्ट विथमैन आस्क्स क्वेश्चन टू द रेन एंड the rain gives answer. Then we can call this the title of this poem the voice of the rain. यानी इस तरह से हम इस पोएम के शीर्षक को कह सकते हैं वॉइस ऑफ द रेन, अर्थात बरसात की आवाज़। तो यहाँ पर कवि प्रश्न पूछता है, और फिर जो पोएट हैं वो इमेजिन करते हैं अपने माइंड में। क्या करते हैं? इमेजिन। तो छोटी सी बात आपको ये लिखनी है कि पोएट जो है बारिश से क्वेश्चन करता है, क्लियर। और कविता में जो बरसात है वो उसका उत्तर देती है। तो यहाँ पर जो आई यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? यहाँ पर हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इसकी समरी बता दी कि यहाँ पर कवि इस कविता में किससे क्या प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर देती है। यानी जो हमारी इस पोएम की शीर्षक है क्या है? बरसात अर्थात रेन। वो कवि को रिप्लाई करती है, और फिर आपको लग रहा हो कि रिप्लाई कैसे कर सकती है, तो इट इज़ ओनली द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट्स माइंड। ये कवि के मन की केवल एक कल्पना है। क्लियर हो गया? उससे कल्पना करते हैं कि तुम कहाँ से आती हो, कैसे बरसात होती है। फिर बरसात उन्हें बताती है, बारिश, कि मैं किस प्रकार से पृथ्वी से आकर के, यानी पृथ्वी पर किस प्रकार वो आती है, और आकर के किस प्रकार वो पृथ्वी के सूखे कणों को या पेड़ पौधों को किस प्रकार वो भिगोती है, वॉश करती है, उनको नहलाती है, ठीक है, और फिर किस तरह से उनको नया जीवन देकर चली जाती है। उसे चाहे कोई छुए या ना छुए, कोई देखे या ना देखे, चाहे उसको कोई महसूस करे ना करे, लेकिन बरसात को अपना काम करना होता है, ठीक है। वो अपना वर्क करती है और अपना वर्क करके फिर चली जाती है, और उसको कोई टच नहीं कर सकता। बरसात जो है कैसी है? यानी कि वो उसको हम किसी प्रकार से वेयर नहीं कर सकते। और किस प्रकार से बरसात टच करने का मतलब नहीं कि पानी को तो हम बरसात की बूंदों को तो हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बारिश है वो क्या है? वो अपने आप को कहती है कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता।
ठीक है, और वो किस प्रकार से प्रकृति में आती है और फिर प्रकृति से वापस चली जाती है। तो इमेजिनेशन है टच ना करने की भी, जबकि हम बरसात की बूंदों को छू सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लाइन बच्चे यहाँ पर मैंने लिख दी है, बुक ना होने के कारण मैंने आपको पढ़ाना है इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया है। इतनी बड़ी पोएम को हम लर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ टेक्स्ट को देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको हम थोड़ा जूम भी करके देख लेंगे और फिर इसे हम पढ़ लेंगे। फिर भी कोई समस्या होगी तो स्कूल खुलेंगे तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या, एंड हु आर्ट दाउ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कवि जो है किससे प्रश्न करता है, बोलिए, यानी कि बरसात से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट आस्क्ड क्वेश्चन टू द रेन, कहता है एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। एंड हु आर्ट यानी एंड हु आर्ट दाउ, आर्ट का मतलब होता है आर, दाउ माने तुम, दाउ का मतलब कहता है तुम यानी कि यू। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर THOU, जैसे दाउ होता है ऐसा हम इंग्लिश में पढ़ते हैं यू, योर, यू माने तुम, योर माने तुम्हारा, यू माने तुम्हें। ऐसे ही यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज में दे रखा दाउ, तो दाउ का THOU, दाउ माने तुम, THY दाई माने तुम्हारा, THEE दी माने तुम्हें। अर्थात दाउ का दूसरा जो प्रोनाउंसिएशन हुआ इंग्लिश में वो क्या होता है, यू, और दाउ को हम कहते हैं हिंदी में तुम, अर्थात यू। यानी एंड हु आर्ट दाउ, कभी बरसात से कहता है और तुम कौन हो। किससे पूछा इसने प्रश्न? बरसात से। तुम कौन और तुम कौन हो, सेड आई, मैंने कहा। आई किस कौन है यहाँ पर? आई इज द फर्स्ट पर्सन, द पोएट ऑफ दिस पोएम। ठीक है, इज आई, यहाँ पर जो आई है वो इस कविता का कवि है, जो कविता में हवा किससे, बरसात से प्रश्न कहता है। सेड आई, मैंने कहा, कहा मैंने, टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, सॉफ्ट माने धीमे धीमे, हल्की हल्की, गिरने वाली, फॉलिंग माने, फॉलिंग का मीन्स होता है गिरने वाली, सोवर माने बरसात की फुहार, अर्थात बरसात की हल्की हल्की गिरने वाली या धीमी धीमी गिरने वाली बरसात की फुहार या बरसात की बूंदों से या बरसात से कहा मैंने और तुम कौन हो। अर्थात कभी यहाँ पर आकाश से जमीन पर गिरने वाली धीमी धीमी बारिश की बूंदों से या बारिश से प्रश्न करता है और तुम कौन हो। तब वहाँ पे उत्तर मिलता है विच स्ट्रेंज टू टेल। विच स्ट्रेंज टू टेल का मतलब क्या हुआ, जो बताने में विचित्र लगता है। टेल माने बताना और स्ट्रेंज कहते हैं विचित्र। विच माने जो कि बताने में विचित्र लगता है, आश्चर्यचकित लगता है। क्या आश्चर्यचकित लगता है? कि बरसात ने कवि को उत्तर दिया, यानी इट सीम्स स्ट्रेंज टू द पोएट दैट द रेन आंसर्स टू हिम। यानी कोई मनुष्य किसी को उत्तर दे तो यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कवि को बरसात ने उत्तर दिया, ये उसके लिए स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज माने विचित्र। टू टेल बताना, गेव मी एन आंसर, मुझे एक उत्तर दिया, यानी मुझे बरसात ने एक उत्तर दिया, ये बताना विचित्र बात है। एज हेयर, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड माने अनुवाद किया गया है, जैसे कि यहाँ पर इस कविता में अनुवाद किया गया है। किसका अनुवाद किया गया है? जो बरसात ने कवि को रिप्लाई दिया है, उसका उत्तर दिया है, उसका कवि यहाँ पर ट्रांसलेटेड माने यहाँ पर अनुवादित किया गया है। क्या अनुवाद किया गया है? क्या उत्तर था? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिप्लाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ द रेन, बरसात का उत्तर क्या है टू द पोएट, कवि के लिए। तो क्या उत्तर देती है बरसात? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। किसने कहा है? आई अब किसके लिए यूज हो गया यहाँ पर? पोएम के, अर्थात बरसात के लिए, रेन के लिए यहाँ पर अब आई आ गया। यहाँ पर जो आई था फर्स्ट लाइन में वो किसके लिए था? पोएट के लिए था। और थर्ड लाइन में जो आई है वो किसके लिए है? बोलो, रेन के लिए। तब रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, अर्थात मुझे लोग पृथ्वी पर कविता के रूप में गाते हैं। मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड मीन्स अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज ने कहा, अर्थात बरसात की आवाज ने कहा या बरसात ने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड,
एटर्नल माने शाश्वत रूप से, एटर्नल का हिंदी में अर्थ क्या होता है? शाश्वत, अर्थात दैवीय शाश्वत रूप से। आई राइज, मैं उठती हूँ, अर्थात मेरा जो जन्म है वो दैवीय है, शाश्वत है, गॉड लाइक है। इधर क्या? इम्पेलेबल, इम्पेलेबल माने ऐसा है जिसे कोई टच ना कर सके। इम्पेलेबल की हिंदी होती है यानी दैट विच कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीवन। इम्पेलेबल का हिंदी में अर्थ हुआ जिससे कोई छू ना सके। अंग्रेजी में इसका अर्थ हुआ यानी दैट कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीवन, जिसको किसी के द्वारा छुआ ना जा सके। तभी मैंने आपको बताया था कि बरसात अपने आप को कहती है कि मुझे कोई छू नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ द लैंड मतलब यानी पृथ्वी या भूमि से अलग, अर्थात भूमि से बाहर। एंड द बॉटमलेस, बॉटमलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड द बॉटमलेस सी, बॉटम माने होता है तली, और बॉटमलेस जैसे हम पैंट पहनते हैं कि कितनी बॉटम की आप पैंट पहनते हो, तो बॉटम का मतलब तली से होता है। और बॉटमलेस सी का मतलब यहाँ पे हुआ अगाध समुद्र। अगाध समुद्र का मतलब अनलिमिटेड सी या बाउंडलेस सी, ऐसा समुद्र जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई तली ना हो, उसको हिंदी में उन्होंने कहा है अगाध समुद्र। अर्थात पोएम में जो वर्षा है वो बरसात कहती है कि मैं ऐसी हूँ जिसे कोई टच नहीं कर सकता, और मैं पृथ्वी पर ऐसी हूँ जिसको कोई टच नहीं कर सकता। एंड द बॉटमलेस सी, और अगाध समुद्र की तरह हूँ, अर्थात विशाल समुद्र की तरह हूँ जिसकी कोई तली नहीं है। ठीक है। अपवार्ड टू हेवन, मैं स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर जाती हूँ। अपवार्ड माने ऊपर की ओर, यानी पृथ्वी से जब उसको मानसून बनता है तो बरसात आकाश की तरफ, वो कहती है अपवार्ड टू हेवन, मैं स्वर्ग की ओर जाती हूँ। हेवन माने आकाश, यानी जो कह सकते हैं स्वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है। और वेंस, वेंस माने जहाँ से, वैगुअली फॉर्म्ड, वैगुअली माने यानी मैं पूरी तरह से यहाँ पर, जिसको कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं किस प्रकार का फॉर्म, माने मेरा आकार अनिश्चित है। वैगुअली फॉर्म्ड का मतलब यानी कि अनसेप शेप, अर्थात बिना उसका कोई आकार निश्चित नहीं है। दैट फॉर्म इज, या द फॉर्म ऑफ द रेन इज नॉट डेफिनिट, अर्थात बरसात का आकार निश्चित नहीं है। वैगुअली फॉर्म माने अनिश्चित आकार की हूँ। ऑल टुगेदर, फिर भी मैं पूरी तरह से पूर्ण हूँ। ऑल टुगेदर मतलब सबके साथ हूँ या सब तरह से पूर्ण हूँ। चेंज्ड एंड येट द सेम, चेंज्ड माने मैं परिवर्तनीय हो जाती हूँ, मैं परिवर्तनीय हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं वैसी ही हूँ। इधर क्लियर? तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि पृथ्वी पर बरसात आती है, फिर आकाश की ओर से, यानी अपवार्ड हेवन मतलब स्वर्ग की ओर, वैगुअली फॉर्म्ड, और मेरा जो आकार है, मेरी जो दशा है, वो जो फॉर्म है, आकार है, वो कैसा है? अनिश्चित है, अर्थात उसका आकार कोई निश्चित नहीं है बरसात का। द रेन हैज़ नो डेफिनिट शेप ऑल टुगेदर, और मैं सब में पूर्ण हूँ, सबके साथ हूँ। उसके बाद चेंज, परिवर्तनीय हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं वैसी ही हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि बरसात कहती है, सारी बातें कौन बता रहा है हमें? रेन बता रही है। इट इज द आंसर ऑफ द रेन विच वॉज आस्क्ड द क्वेश्चन बाय द पोएट, जो प्रश्न कवि के द्वारा पूछा गया था पहली लाइन में, एंड हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो, इस सब का उत्तर किसने दिया है? बरसात ने। तो सारा रिप्लाई, सारा आंसर किसका है? रेन का है। रेन कहती है आई डिसेंड टू लिव, आई डिसेंड मैं उतरती हूँ, अर्थात मैं नीचे आती हूँ। कहाँ पर? टू लेव द ड्रॉट, लेव माने स्नान करने के लिए, अर्थात लेव का मीन्स होता है टू वॉश, टू वॉश यानी नहलाना, या वॉश माने धोना। टू लेव द ड्रॉट, ड्रॉट माने सूखे, ठीक है, सूखी सूखी मिट्टी के कणों को, या सूखी मिट्टी को, एटमी छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब पृथ्वी के जो छोटी छोटी परतें हैं। लेयर्स का मीन्स क्या होता है बच्चों? परत, जो परत होती है लेयर्स, और डस्ट माने कहते हैं धूल, अर्थात ग्लोब माने पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी की छोटी छोटी परतें हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे कण हैं, जो सूखी पड़ी मिट्टी है, उसको स्नान कराने के लिए, उसको भिगोने के लिए, उसको धोने के लिए मैं आती हूँ। किसने कहा ये? बरसात ने। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, एंड ऑल दैट, और सब कुछ, दैट इन देम जो उनमें है, विदाउट मी मेरे बिगर, अर्थात विदाउट मी यानी जो भी उनमें है, किन में? पृथ्वी में जितने भी अंश हैं, जो भी लोग हैं, जैसे कह सकते हैं ड्रॉट्स हैं, एटॉमीज हैं, डस्ट है, लेयर्स है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी पेड़ है, कोई पौधा है, यानी कोई भी चीज़ जो उसमें है। एंड ऑल दैट इन देम,
और सब जो उनमें है, उनमें किन में, इन सब में, जो मैंने आपको बताया, सूखे कणों में, छोटे छोटे जो कण हैं मिट्टी के, और जो पृथ्वी की छोटी छोटी धूल की परतें हैं, उनमें जो सब है, विदाउट मी, मेरे बिना, मेरे बिना मतलब बरसात के बिना, वर सीड ओनली, केवल क्या है वो, बीज थे। सीड का मतलब क्या होता है बच्चों, बीज, वो केवल बीज थे। यानी जब तक बीज को पानी नहीं मिलेगा, अर्थात जब तक बरसात की बूंदें नहीं आएंगी, वो बीज बीज ही रहेगा, अर्थात वो जमेगा नहीं, वो पौधे में नहीं बनेगा, बल्कि वो बीज ही रहेगा जब तक उस पर बरसात की बूंदें नहीं करेंगी। तो यहाँ पर बरसात यानी रेन अपने महत्व को बता रही है कि मैं सूखी पपड़ाई हुई मिट्टी को धोती हूँ, भिगोती हूँ, हरियाली को लेकर आती हूँ, और पृथ्वी के जो छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं उनको भी मैं धोती हूँ, अर्थात साफ करती हूँ या नहलाती हूँ, और मेरे बिना जो भी उन सब में है वो केवल बीज हैं। बीज मैंने आपको बताया जिनमें अंकुर तभी होगा जब बरसात की बूंदें गिरेंगी। तो यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन, द पोएट डिस्क्राइब लेसेंट माने छिपे हुए हैं, हिडन, हिडन माने लेसेंट, एलिटियंस लेसेंस का मीन्स होता है छिपे हुए, अर्थात इंग्लिश में कह सकते हैं हिडन, वो सब चीज़ें छिपी हुई हैं। क्या चीज़ें, अगर बरसात नहीं होगी तो सारी की सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। अनबोर्न, अनबोर्न मतलब अजन्मे, अर्थात उनका जन्म ही नहीं होगा। किनका जन्म नहीं होगा, जब तक बीज को पानी नहीं मिलेगा, अर्थात बरसात की बूंदें नहीं गिरेंगी, तब तक वो हिडन है, बीज है केवल, सीड ओनली, केवल बीज है, लेटेंट छिपा हुआ है, अनबोर्न अजन्मा है, अर्थात उस पर जन्म, उसका जन्म नहीं होगा, एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए वो वैसा ही रहेगा। अगर बरसात की बूंदें नहीं गिरेंगी तो बीज बीज रहेगा, वो हिडन यानी छिपा हुआ रहेगा, और अजन्मा अर्थात उसका जन्म नहीं होगा। बाय डे एंड नाइट, बाय डे एंड नाइट माने यानी कि एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात में, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑर्गन, और फिर से कभी अब वो अपने लिए बताती है कि आई गिव बैक लाइफ, मैं दोबारा जीवन वापिस देती हूँ। किसको वापिस करती है जीवन, टू माई ओन ऑर्गन, अपने खुद के स्रोत को। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, स्रोत, अर्थात मैं अपने खुद के स्रोत को, ठीक है, दोबारा से जीवन देती हूँ। यानी एक बार पृथ्वी पर, यहाँ पे क्या अर्थ हुआ कि बरसात आकाश से पृथ्वी पर आती है, ठीक है, सबको भिगोती है, सबको नहलाती है, सबको अंकुरित करती है, सबको बीजों को पौधा बनवाने में हेल्प करती है, फिर वो दोबारा से अपनी मदद करने के लिए दोबारा अपने जीवन, अपने स्रोत को, ठीक है, उसका स्रोत क्या बताओ, बरसात भी तो तभी होती है जब पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो पहले उन पौधों को वो क्या करती है, जन्म देती है बरसात, फिर उन्हीं पौधों से वो अपने स्रोत को फिर से जीवन देती है। यही तो ये लाइन कही गई है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑर्गन, मैं अपने खुद के स्रोत को दोबारा वापिस जीवन देती हूँ, अर्थात उसी बीज को वो पौधा बनाती है, उसी पौधे से उसका स्रोत है, अर्थात उसके जीवन का स्रोत क्या है, ये वृक्ष हैं जिनको वो जन्म देती है, पुराना यानी दोबारा से मैं इनको जन्म देती हूँ, टू माई क्या था, टू माई ओन ऑर्गन, अपने खुद के स्रोत को, एंड मेक प्योर, और शुद्ध बनाती हूँ, प्योर माने शुद्ध करना, एंड ब्यूटीफाई इट, और इसको सुंदर बनाती हूँ। किसको सुंदर बनाती है वो, प्रकृति को, पृथ्वी को, और अपने जीवन को, अर्थात फिर वह इसको सुंदर बनाती है। फोर सॉन्ग की ठीक उसी तरह से ये लास्ट लाइन बहुत ही कैसी इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायी है हमारे लिए। कैसे बच्चों बताओ, यानी मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। फोर सॉन्ग इशूइंग, फोर सॉन्ग उस गीत के लिए, फोर सॉन्ग, सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गीत, यानी गीत के लिए, इशूइंग, इशूइंग माने बाहर आता हुआ, जो इशूइंग का मतलब होता है, इशू यानी इशूइंग बाहर आते हुए, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, इसके जन्म के स्थान से, बर्थ प्लेस का मीन्स होता है जन्म का स्थान, आफ्टर फुलफिलमेंट, आफ्टर फुलफिलमेंट माने पूर्ण होने के बाद में, अर्थात पूर्ण होने के बाद, वंडरिंग भटकते हुए, विचरण करते हुए, रॉक्ड, रैग्ड, रैग्ड का मतलब होता है चाहे कोई ध्यान दे, रैग्ड का मतलब यानी कि चाहे उस पर ध्यान दिया जाए, और अनरैग्ड या ध्यान ना दिया जाए, ड्यूली विद लव क्या था, रिटर्न्स, और वो पूरे अच्छी तरह से विद लव रिटर्न्स यानी प्रेम के साथ वापस लौट जाता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि गीत यानी कवियत्री यानी कवि यहाँ पर मैं बताना चाहते हैं जिस प्रकार से बरसात क्या कह रही है लास्ट के दो लाइनों में, कि जिस प्रकार से जो गीत है
जो अपने जन्म के स्थान से वापिस आता हुआ, फुलफिलमेंट पूर्ण होता हुआ, वंडरिंग विचरण करता हुआ वापिस अपने उसी स्थान को प्रेम पूर्वक चला जाता है जिस स्थान से वो आता है, चाहे उस पर कोई ध्यान दे या चाहे उस पर कोई ध्यान ना दे। इसका मतलब क्या है कि चाहे तो बरसात पर कोई ध्यान दे या ना दे, ठीक है, चाहे उसको कोई महत्व दे या ना दे, लेकिन बरसात को अपना काम करना होता है। समझ में आगे बात? जैसे गीत का उन्होंने बताया कि गीत का काम है, यानी प्रेम पूर्वक जो गीत किसी के मुख से निकला है वो निकल गया है। अब वो चाहे कोई उसे सुने या ना सुने, चाहे वो गीत किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो गीत अपना काम करके वापस अपने स्थान को लौट आता है, अर्थात उसी व्यक्ति के जो गाता है उसी के अंतःकरण में, उसी के मन में वो गीत चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बरसात अपना काम करके वापिस चली जाती है, चाहे उसको कोई ध्यान दे या ना दे। नोबडी पे अटेंशन टुवर्ड्स द रेन बट द रेन डज इट्स वर्क। लेकिन बरसात अपना काम करती है। तो इस कविता से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई हमारे काम को देखे या ना देखे, चाहे हमारे काम को कोई महत्व दे या ना दे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमें काम करना है, हमें अपना काम करना चाहिए। हमें श्रेष्ठ बनना है या नहीं बनना ये बात का विषय है, ठीक है, हमें श्रेय मिले या ना मिले ये बात का विषय है, लेकिन हमें लोगों को अपना श्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अर्थात वी मस्ट गिव आवर बेस्ट टू द pupil, यानी वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम in the concluding lines of this poem we learn that we must give our best to the pupil whether they need it or not, whether they give us importance or not, but we should always give our best to others like the rain. Is that clear? जैसे रेन सबको बरसात जो होती है सभी को कुछ ना कुछ अवश्य ही देती है, और बरसात सबको खुशी दे करके, हरियाली दे करके, पानी की बूंदें देकर वापिस चली जाती है, चाहे उसको कोई देखे चाहे कोई ना देखे। यहाँ पर ये वॉइस ऑफ रेन, द वॉइस ऑफ रेन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, जो वॉल्ट विटमैन के द्वारा यहाँ लिखी गई थी। उन्होंने यहाँ पर वॉइस यानी कि जो बरसात है उससे कुछ प्रश्न किया कि तुम कौन हो। बरसात उन्हें उस प्रश्न का उत्तर देती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ और मेरा काम पृथ्वी पर क्या है। इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा, इस पोएम को स्टडी करेंगे, बहुत अच्छी कविता है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।